क्या हो अगर ये कहा जाए कि देश के किस हिस्से में आप रहते हैं, सिर्फ इस बात से आपके वोट की जो गणितीय कीमत है, वो किसी दूसरे राज्य के नागरिक की तुलना में लगभग आधी हो सकती है? ये सुनने में ही काफी अजीब लगता है। बिल्कुल अजीब लगता है। क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बुनियादी उसूल तो यही है ना कि एक व्यक्ति एक वोट। लेकिन जब एक राज्य का सांसद 25 लाख लोगों की आवाज बनता है और दूसरे राज्य का सांसद सिर्फ 15 लाख लोगों की, तो वो उसूल कहीं ना कहीं डगमगाने लगता है। एकदम सही बात है। और इसी वजह से ये चर्चा बहुत अहम हो जाती है। हाँ, तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारी चर्चा इसी गणितीय और लोकतांत्रिक असंतुलन के इर्द गिर्द घूमने वाली है। भारतीय शासन और राजनीति में ना एक बहुत बड़ा, मतलब कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक ढांचागत बदलाव आकार ले रहा है। जी, और इस बदलाव के केंद्र में मुख्य रूप से दो आपस में जुड़े हुए कानूनी कदम है। एग्जैक्टली पहला है लोकसभा की सीटों की कुल संख्या को एक झटके में बढ़ाना, और दूसरा है महिला आरक्षण कानून यानी विमेन्स रिजर्वेशन एक्ट को पूरी तरह से लागू करना। इन दोनों को मिलाकर जो ट्विन मूव या कह ले दोहरा कदम उठाया जा रहा है, वो सिर्फ संसद की नई इमारत में कुछ और कुर्सियां लगाने तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं, मैं तो कहूंगा कि ये स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास के सबसे बड़े बदलावों में से एक होने जा रहा है। मतलब जब इस पूरी योजना की परतों को हम खोलते हैं ना, तो साफ नजर आता है कि ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व और भारत के जो संघीय ढांचे की बहस है। हाँ, वो फेडरलिज्म वाली जो बहस है। हाँ, उसी फेडरलिज्म के बीच के एक बहुत गहरे और पुराने टकराव का सीधा परिणाम है ये सिर्फ कुर्सियों की संख्या नहीं है, ये इस बात का निर्धारण है कि आने वाले दशकों में देश की सत्ता का असल केंद्र भौगोलिक रूप से कहां स्थापित होगा। और शायद यही बात इस पूरी योजना के पैमाने को इतना विशाल बना देती है। मतलब सोचिए, लोकसभा की वर्तमान 543 सीटों से बढ़कर सीधे 850 सीटों तक पहुंचने का प्रस्ताव, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी छलांग है। बहुत बड़ी छलांग है, ये कोई छोटा मोटा क्रमिक विकास नहीं है, ये एक बड़ा डिजाइन शिफ्ट है। बिल्कुल। तो बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के अगर हम सिर्फ इसके गणितीय और सामाजिक प्रभावों को देखें, तो श्रोताओं के लिए ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर ये पूरी व्यवस्था जमीन पर काम कैसे करेगी। देखिए, इस व्यवस्था के काम करने के तरीके को समझने के लिए इसके मूल में मौजूद परिसीमन, या जिसे हम डीलिमिटेशन कहते हैं, उस प्रक्रिया को समझना होगा। सरकार के सामने मोटा मोटी दो लक्ष्य हैं। पहला, संसद का विस्तार करना, और दूसरा, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करना। ठीक है। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये दोनों ही लक्ष्य कानूनी और संवैधानिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर हैं, और इन दोनों की चाबी उसी परिसीमन के पास है। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। महिला आरक्षण को लागू करने के लिए सीटों का विस्तार करना और परिसीमन करना आखिर क्यों जरूरी है, और ये जो 543 से सीधा 850 का आंकड़ा है, ये आखिर आ कहाँ से रहा है? इसका सीधा सा जवाब परिसीमन के उस सिद्धांत में है जिसे हम वन वोट वन वैल्यू कहते हैं। एक वोट एक मूल्य। हाँ, आजादी के बाद से ही ये तय किया गया था कि हर 10 साल में होने वाली जनगणना के बाद लोकसभा की सीटों को इस तरह से एडजस्ट किया जाएगा कि हर सांसद लगभग बराबर संख्या में लोगों का प्रतिनिधित्व करे, जो कि लॉजिकल भी है। बिल्कुल लॉजिकल है। लेकिन 1976 में आपातकाल के दौरान सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने संविधान में संशोधन करके परिसीमन की इस प्रक्रिया पर ही रोक लगा दी। अच्छा, तो इसके पीछे का तर्क क्या था उस वक्त? तर्क ये था कि सरकार देश भर में परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रम लागू कर रही थी। अब अगर जनसंख्या के आधार पर ही सीटें बढ़नी थीं, तो जिन राज्यों ने जनसंख्या कम की या कंट्रोल की, उन्हें तो संसद में अपनी सीटें खोने का डर सताने लगता ना। एग्जैक्टली, यही वो डर था। इसीलिए वो रोक लगाई गई थी, जिसे बाद में 2001 में बढ़ाकर 2026 तक के लिए पूरी तरह फ्रीज कर दिया गया। लेकिन इस लंबी रोक का नतीजा ये हुआ कि आज जो हमारा जनसंख्या की ये असंतुलन है, वो चरम पर पहुंच गया है। मतलब आज स्थिति ये है कि हिमाचल प्रदेश का एक सांसद लगभग 17 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ठीक है, 17 लाख। हाँ, जबकि हरियाणा या उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में एक ही सांसद लगभग 25 लाख से भी ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। बाप रे! इसका मतलब तो ये हुआ कि राजनीतिक रूप से हिमाचल के एक मतदाता का जो वजन है, वो हरियाणा के एक मतदाता से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल ज्यादा है। इसे अगर मैं एक उदाहरण से समझाऊं, मान लीजिए एक
पिज्जा बांटना है हमें, हाँ, पिज्जा वाला उदाहरण बढ़िया रहेगा। है ना? हाँ, अगर एक ही साइज का पिज्जा 17 लोगों में बटे और वही पिज्जा दूसरी जगह 25 लोगों में बटे, तो हर व्यक्ति को मिलने वाला हिस्सा बराबर तो नहीं होगा ना। 25 वालों को बहुत छोटा हिस्सा मिलेगा। सही बात है। यही समस्या अभी हमारे वोट की ताकत के साथ है। उत्तर भारत के मतदाताओं की वोटिंग पावर जनसंख्या बढ़ने के कारण काफी डाइल्यूट हो चुकी है। आपका ये पिज्जा वाला उदाहरण स्थिति को बहुत स्पष्ट कर देता है और इसी डाइल्यूशन को खत्म करने के लिए ये 850 सीटों वाले नए मॉडल का प्रस्ताव है। तो ये नंबर 850 कैसे आया? अगर हम 2011 की जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल करें तो जो गणित सामने आता है उसके अनुसार अगर सीटें 850 हो जाती हैं तो प्रति सांसद औसत जनसंख्या जो इस वक्त 22 लाख के आसपास है वो घटकर लगभग 14 लाख हो जाएगी। अच्छा, तो सांसदों पर आबादी का बोझ कम हो जाएगा। बिल्कुल। और इसी नई व्यवस्था के तहत ही महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण है उसके लिए सीटों को चिन्हित किया जा सकता है, क्योंकि पुरानी व्यवस्था में जो मौजूद सांसद हैं उनकी सीटें काटे बिना आरक्षण देना व्यावहारिक रूप से संभव ही नहीं था। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर 850 सीटों का ये गणित लागू होता है तो सबसे बड़ा और जो विवादित सवाल खड़ा होता है वो ये है कि ये जो नई 300 से ज्यादा सीटें जुड़ रही हैं वे देश के अलग-अलग राज्यों में बंटेंगी कैसे। यहीं से असली राजनीतिक शतरंज की शुरुआत होती है। बिल्कुल, क्योंकि जो स्रोत हमने देखे हैं उनके हिसाब से मुख्य रूप से दो संभावित परिदृश्य या कह लें सिनेरियो सामने आ रहे हैं और दोनों के नतीजे एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। हाँ, अगर हम पहले परिदृश्य की बात करें यानी सिनेरियो 1, तो ये एक बहुत ही सीधा गणित है। वो कैसे? इसके तहत सभी राज्यों की सीटों में एक समान वृद्धि कर दी जाएगी। मान लीजिए सब में 50% की वृद्धि कर दी। ओके। इस स्थिति में हर राज्य का जो वर्तमान राजनीतिक अनुपात है वो वैसा ही बना रहेगा। मतलब राज्यों के बीच शक्ति का जो संतुलन आज है वो भविष्य में भी कायम रहेगा, बस हर राज्य के पास सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन जो दूसरा परिदृश्य है सिनेरियो 2, वो पूरी तरह से एक समान जनसंख्या आकार यानी यूनिफॉर्म पॉपुलेशन साइज पर आधारित है। और श्रोताओं को मैं बताना चाहूंगी कि इस सिनेरियो के जो आंकड़े हैं ना वे सचमुच हैरान करने वाले हैं। हाँ, इसके आंकड़े तो दिमाग चकरा देने वाले हैं। बिल्कुल, मतलब सिनेरियो 2 के तहत उत्तर प्रदेश की सीटें जो अभी 80 हैं वो बढ़कर सीधे 140 हो जाएंगी। 140 सीटें? हाँ, और बिहार 40 सीटों से छलांग लगाकर सीधा 73 सीटों पर पहुंच जाएगा। और वहीं अगर इसी एक समान जनसंख्या वाले फॉर्मूले को हम दक्षिण के राज्यों पर लागू करें तो तस्वीर पूरी तरह से बदल जाती है। बहुत बुरी तरह बदलती है। हाँ, तमिलनाडु की सीटें 39 पे बढ़कर सिर्फ 51 होंगी और केरल की स्थिति और भी दिलचस्प है, जहां सीटें 20 से बढ़कर केवल 23 तक ही पहुंच पाएंगी। वेट, रियली? केरल में सिर्फ 3 सीटों का इजाफा? सिर्फ 3, यानी एक तरफ केरल में सिर्फ 3 सीटें बढ़ रही हैं जबकि दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में 60 नई सीटें जुड़ रही हैं। यहां तक कि महाराष्ट्र जैसे आर्थिक रूप से मजबूत राज्य की सीटें भी 48 से बढ़कर 79 हो जाएंगी। केरल में 3 सीटें और यूपी में 60 सीटें। इस आंकड़े को अगर ध्यान से देखा जाए तो एक बात साफ हो जाती है कि ये एक डेमोग्राफिक शिफ्ट है जो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक शिफ्ट में बदल रहा है। बिल्कुल बदल रहा है। इसका सीधा मतलब तो ये है कि कोई भी राजनीतिक दल भविष्य में दक्षिण भारत के राज्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज करके केवल उत्तर भारत के राज्यों में जीत हासिल करके केंद्र में एक पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकता है। हाँ, राष्ट्रीय राजनीति का पूरा गुरुत्वाकर्षण उत्तर भारत की ओर खिसक जाएगा। और यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये कि इस गणित ने एक बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक असंतोष को जन्म दे दिया है। जो पेनल्टी फॉर सक्सेस वाली बात है। एग्जैक्टली, सफलता की सजा। जिन दक्षिणी राज्यों ने दशकों पहले राष्ट्रीय नीतियों का पालन करते हुए जनसंख्या नियंत्रण को सफलतापूर्वक लागू किया, अपनी साक्षरता बढ़ाई, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर की, उन्होंने तो सरकार की बात मानी थी। हाँ, और आज उन्हें ये महसूस हो रहा है कि उन्हें उसी सफलता की कीमत अपनी राजनीतिक ताकत खोकर चुकानी पड़ रही है। लेकिन अगर हम इस तर्क को थोड़ा पलटकर देखें, और मैं यहाँ थोड़ा डेविल्स एडवोकेट की भूमिका निभाना चाहूंगी। जी बिल्कुल। देखिए, लोकतंत्र का मूल आधार लोग होते हैं, जमीन या राज्य तो नहीं होते। अगर उत्तर प्रदेश में ज्यादा लोग रहते हैं तो क्या ये उन लोगों के साथ अन्याय नहीं है कि उनका प्रतिनिधित्व कम हो? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। एक सांसद सिर्फ 15 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उत्तर भारत के राज्यों को महज उनकी बड़ी आबादी के कारण समान प्रतिनिधित्व से वंचित रखना भी तो लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ ही है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और यहीं पर
भारतीय संविधान की सबसे बड़ी दुविधा सामने आती है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि लोकतांत्रिक सिद्धांत के अनुसार उत्तर भारत के मतदाताओं को कम प्रतिनिधित्व देना अनुचित है। हम्म। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत महज लोगों की एक भीड़ नहीं है, बल्कि राज्यों का एक संघ है। ये जो फेडरलिज्म यानी संघीय ढांचे का सिद्धांत है, वो राज्यों की स्वायत्तता और उनके अधिकारों की रक्षा करता है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा टकराव है। बहुत बड़ा। जब ये दोनों सिद्धांत आपस में टकराते हैं तो एक ऐसा तनाव पैदा होता है जिससे सिर्फ गणित से तो नहीं सुलझाया जा सकता। दक्षिणी राज्यों का सीधा सा डर ये है कि अगर सिर्फ आबादी ही सत्ता की चाबी बन गई तो राष्ट्रीय नीतियां, करों का बंटवारा और जो विकास योजनाएं हैं वो सिर्फ उत्तर भारत के हिसाब से तय होने लगेंगी। और शायद इसी डर के बीच कुछ वैकल्पिक सुझाव भी उभर कर सामने आए हैं, जैसे कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री की तरफ से एक हाइब्रिड मॉडल का विचार रखा गया है। हाँ, हाइब्रिड मॉडल। ये विचार कहता है कि सीटों का बंटवारा केवल जनसंख्या के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि किसी राज्य की अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से देश की जीडीपी में उसके योगदान को भी एक मानक माना जाना चाहिए। देखिए, ये हाइब्रिड मॉडल वैचारिक रूप से तो बहुत आकर्षक लगता है, सुनने में अच्छा है, लेकिन व्यवहारिक रूप से इसके तंत्र को समझना बहुत जटिल है। वो कैसे? इसका मतलब ये होगा कि किसी राज्य के आर्थिक योगदान को उसके लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व में बदल दिया जाए। उदाहरण के लिए, अगर कोई राज्य देश के कुल टैक्स कलेक्शन का 15% हिस्सा देता है, तो क्या उसे संसद में भी उसी अनुपात में वेटेज मिलना चाहिए? ओहो, ये तो एक नया ही विवाद खड़ा कर देगा। बिल्कुल, क्योंकि ये एक इंसान एक वोट के सिद्धांत को बदलकर सीधा 1 रुपया 1 वोट की तरफ ले जाने जैसा प्रतीत होता है। सही कहा। इसका मतलब है कि ये मॉडल संविधान के बुनियादी ढांचे से ही टकरा जाएगा। आर्थिक रूप से मजबूत लेकिन कम जनसंख्या वाले राज्यों को राजनीतिक ताकत देने का ये तरीका शायद कानूनी कसौटी पर तो खरा ना उतरे, लेकिन ये इस बात का सबूत जरूर है कि राज्यों के बीच की बेचैनी कितनी गहरी है। बेचैनी बहुत गहरी है, इसमें कोई शक नहीं। तो इस सब का मतलब क्या है? जब ये मुद्दा इतना संवेदनशील है, राज्यों के बीच इतनी बड़ी खाई पैदा कर सकता है और परिसीमन पर 2026 तक संवैधानिक रोक लगी हुई है, तो इस प्रक्रिया को अभी इतनी तेजी से आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है? अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें, तो इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी विधायी और कानूनी रणनीति काम कर रही है। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया था, परिसीमन पर रोक 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक के लिए थी। हाँ, मतलब तकनीकी रूप से 2031 की जनगणना के बाद ही परिसीमन होना था। एग्जैक्टली। लेकिन 2021 की जनगणना पहले ही कई कारणों से लेट हो चुकी है और अब उसके 2027 या उसके बाद ही पूरी होने की संभावना है। ऐसे में इस लंबी रोक और जनगणना की जो देरी है, उसको पार करने के लिए डीकपलिंग यानी अलगाव की रणनीति अपनाई जा रही है। डीकपलिंग, इस कानूनी शब्द का असल मतलब क्या है? क्या ये परिसीमन की प्रक्रिया को अगली जनगणना से अलग करने का कोई तरीका है? और ये मैकेनिकली काम कैसे करता है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि परिसीमन के लिए भविष्य के आंकड़ों का इंतजार करने के बजाय संविधान में संशोधन करके एक ऐसा रास्ता निकाला जा रहा है जहां परिसीमन को तुरंत किया जा सके। मतलब पुराने डेटा पर? हाँ, इसके लिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाया जा सकता है। कानूनी रूप से परिसीमन अधिनियम में बदलाव करके ये प्रावधान किया जा सकता है कि मौजूदा आंकड़ों के आधार पर ही सीमाओं का पुनर्निर्धारण और सीटों का आवंटन हो जाए। अच्छा, ये एक तरह का बाईपास है जो 2026 की समय सीमा के इंतजार को खत्म कर देता है। ये तो एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम है। यानी जनगणना की देरी को बाधा बनने देने के बजाय पुराने डेटा का इस्तेमाल करके एक झटके में 2 काम किए जा रहे हैं। बिल्कुल। एक तरफ संसद का विस्तार हो रहा है और दूसरी तरफ महिला आरक्षण के 33% कोटे को जमीनी स्तर पर लागू करने का रास्ता साफ हो रहा है। ये सिर्फ एक विधायी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि दशकों से अटके हुए एक बहुत बड़े राजनीतिक वादे को फास्ट ट्रैक करने का एक मास्टर स्ट्रोक लग रहा है। और यही बात इस पूरे ट्विन मूव को ऐतिहासिक बनाती है। एक तरफ ये महिलाओं को वो राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने जा रहा है जिसका इंतजार दशकों से था, लेकिन साथ ही परिसीमन का पेंडोरा बॉक्स भी खोल रहा है। बिल्कुल, वो पेंडोरा बॉक्स जिसे 1976 से बंद रखा गया था। ये एक ऐसा कदम है जिसका असर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली से लेकर हर राजनीतिक दल की चुनाव जीतने की रणनीति तक हर चीज पर पड़ेगा। तो आज की इस पूरी चर्चा का अगर सार निकाला जाए तो हमने ये गहराई से समझा कि कैसे 543 से 850 सीटों का ये सफर
सिर्फ लोकतंत्र के आकार को बड़ा करने का मामला नहीं है। ये असल में देश के राजनीतिक गुरुत्वाकर्षण को शिफ्ट करने की एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। सही बात है। हमने देखा कि कैसे एक वोट, एक मूल्य का आदर्श सिद्धांत और पेनाल्टी फॉर सक्सेस का डर आपस में टकरा रहे हैं, और कैसे डीकपलिंग की कानूनी रणनीति का इस्तेमाल करके भारत का चुनावी नक्शा हमेशा के लिए बदला जा रहा है। ये बदलाव भारतीय लोकतंत्र के उस लचीलेपन और तनाव दोनों का परीक्षण करेगा जो उसके संघीय ढांचे में हमेशा से मौजूद है। बिल्कुल। इस चर्चा को समेटते हुए एक ऐसा विचार मेरे जहन में आ रहा है जिस पर शायद अभी तक पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। हमने लोकसभा यानी निचले सदन में सीटों के बढ़ने और उत्तर भारत के बढ़ते दबदबे की बात तो की जी, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। अगर जनसांख्यिकी के आधार पर लोकसभा में दक्षिण के राज्यों का प्रतिनिधित्व सच में सिकुड़ रहा है, तो क्या भविष्य में राज्यसभा के स्वरूप को पूरी तरह से बदलने की मांग नहीं उठेगी? ये एक बहुत ही दिलचस्प एंगल है। सोचिए, अमेरिका में सीनेट यानी उनके उच्च सदन में हर राज्य को बराबर प्रतिनिधित्व मिलता है, चाहे उस राज्य की आबादी कितनी भी कम या ज्यादा क्यों ना हो। हाँ, वहाँ हर राज्य के 2 सीनेटर होते हैं। बिल्कुल। तो अगर भारत की लोकसभा सिर्फ आबादी का प्रतिनिधित्व करेगी, तो क्या देश के संघीय ढांचे को बचाने के लिए राज्यसभा को एक ऐसे बफर के रूप में विकसित नहीं करना पड़ेगा जहां हर राज्य, चाहे वो यूपी हो या केरला, उसके पास बराबर सीटें हों? ये एक बहुत बड़ा संवैधानिक सवाल है। चुनाव को टालने का यही एकमात्र रास्ता बचेगा। ये एक ऐसा सवाल है जो इस नए संसद भवन की नींव के साथ साथ आने वाले कई दशकों तक भारतीय राजनीति में गूंजता रहेगा। इस जटिल लेकिन बेहद जरूरी मुद्दे पर विचार करना आज के समय में सच में बहुत आवश्यक है। खैर, आज की चर्चा के लिए इतना ही। जी बिल्कुल।